हेलो मित्रों, उम्मीद है कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट में आपका हार्दिक स्वागत है और इस सीरीज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, छोड़ के ना जाइएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न इसी टाइप के आएंगे। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। भारत में प्रथम कृषि गणना कब आयोजित की गई थी? पहला ऑप्शन है 1950-51, दूसरा ऑप्शन है 1960-61, तीसरा ऑप्शन है 1970-71 और चौथा ऑप्शन है 1980-81। दिमाग लगाइए मित्रों कि भारत में प्रथम कृषि गणना कब आयोजित की गई थी, किस वित्तीय वर्ष में आयोजित की गई थी या किस सेशन में आयोजित की गई थी, वो बताइएगा आप। इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? दिमाग लगाइए। प्रथम कृषि गणना, तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों सी, प्रथम कृषि गणना 1970-71 में की गई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय कृषि नीति का मुख्य लक्ष्य कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करना था? पहला ऑप्शन है 2%, दूसरा ऑप्शन है 3%, तीसरा ऑप्शन है 4% और चौथा ऑप्शन है 5%। दिमाग लगाइए। राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 का मुख्य लक्ष्य कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करना था? क्या लक्ष्य था मित्रों? दिमाग लगाइए इसमें। तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों 4%। 4% लक्ष्य था, यह सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 1995, दूसरा ऑप्शन है सन 1998, तीसरा ऑप्शन है सन 2004 और चौथा ऑप्शन है सन 2014। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा कि केसीसी योजना जो है कब शुरू की गई थी? दिमाग लगाइए। काफी पुरानी योजना है, तो मित्रों इसका सही ऑप्शन होगा बी, 1998 ईस्वी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस समिति की सिफारिश पर तैयार की गई थी? वही केसीसी वाली। पहला ऑप्शन है शिवरामन समिति, दूसरा ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, तीसरा ऑप्शन है आरबी गुप्ता समिति, चौथा ऑप्शन है स्वामीनाथन समिति। दिमाग लगाइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस समिति की सिफारिश पर तैयार की गई थी? दिमाग लगाइए मित्रों, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है किस समिति की सिफारिश पर तैयार की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन है मित्रों सी, आरबी गुप्ता समिति। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? पहला ऑप्शन है सन 2014, दूसरा ऑप्शन है सन 2015, तीसरा ऑप्शन है सन 2016 और चौथा ऑप्शन है सन 2018। दिमाग लगाइए मित्रों कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? दिमाग लगाइए। इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन है मित्रों सन 2016 में। सन 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है किसान कॉल सेंटर के लिए टोल फ्री नंबर कौन सा है? पहला ऑप्शन है 1081, दूसरा ऑप्शन है 1551, तीसरा ऑप्शन है 1981 और चौथा ऑप्शन है 1098। कौन सा टोल फ्री नंबर है किसान कॉल सेंटर के लिए? दिमाग लगाइए मित्रों, बेहद आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, 1551। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारतीय कृषि में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? पहला ऑप्शन है नॉर्मन बोरलाग, दूसरा ऑप्शन है वर्गीस कुरियन, तीसरा ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन और चौथा ऑप्शन है सैम पित्रोदा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना मित्रों। इसमें भारतीय कृषि में पूछा है, विश्व में नहीं पूछा है। हरित क्रांति के जो जनक दो हैं, एक विश्व में और एक भारत में, भारतीय कृषि में। तो दिमाग लगाइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मित्रों इसका सही ऑप्शन होगा सी, एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन जो हैं वो भारतीय कृषि में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? देखो आ गया क्वेश्चन। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? पहला ऑप्शन है
MS स्वामीनाथन, दूसरा है नॉर्मन बोरलॉग, तीसरा ऑप्शन है विलियम गॉड और चौथा है वर्गीस कुरियन। बताइए विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों, बताइए। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है ये, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, हमने चुन चुन के लिए हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा विश्व में हरित क्रांति के जनक मित्रों, ये बी ऑप्शन सही होगा, नॉर्मन बोरलॉग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा ऑप्शन है मक्का, तीसरा ऑप्शन है गेहूं और चौथा ऑप्शन है ज्वार। बताइए हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? दिमाग लगाइए मित्रों, हरित क्रांति से ही संबंधित ये तीनों प्रश्न हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों, सोच लिया होगा ज्यादातर ने, गेहूं। गेहूं इसका सही ऑप्शन है, गेहूं फसल पर प्रभाव पड़ा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम, फिर खाली जगह है, प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। पहला ऑप्शन है 51%, दूसरा ऑप्शन है 50%, तीसरा ऑप्शन है 25% और चौथा ऑप्शन है 49%। कम से कम कितने प्रतिशत की पूंजी होनी चाहिए कि वो कंपनी सरकारी कही जाए? तो इसका सही ऑप्शन होगा, ज्यादातर ने सोच लिया होगा, इसका सही ऑप्शन है मित्रों ए, 51%। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नई आर्थिक नीति को सामान्यता विकास के, फिर खाली जगह है, मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। पहला ऑप्शन है एलपीजी, दूसरा ऑप्शन है एलएनजी, तीसरा ऑप्शन है सीएनजी और चौथा ऑप्शन है पीएनजी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा कि नई आर्थिक नीति को सामान्यता विकास के किस मॉडल के रूप में भी जाना जाता है? दिमाग लगाइए, इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो इन चार में से सही ऑप्शन होगा मित्रों ए, एलपीजी के रूप में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? पहला ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है एम विश्वेश्वरैया, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। बताइए भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक किसको माना जाता है? दिमाग लगाइए, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही ऑप्शन होगा एम विश्वेश्वरैया, सी ऑप्शन इसका सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है बिहार और चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हरित क्रांति के लिए भारत में किस राज्य को सबसे पहले चुना गया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों, दिमाग लगाइए, इसका सही ऑप्शन है पंजाब। पंजाब, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? पहला ऑप्शन है, अब देखिए अर्थ जगत से प्रश्न लिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इनपुट क्रेडिट कर, दूसरा है ऑनलाइन अनुपालन, तीसरा है संरचना कर और चौथा है गंतव्य आधारित कर। कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आप बताइए। इसका सही ऑप्शन है जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? तो इसका सही ऑप्शन है मित्रों डी, गंतव्य आधारित कर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य को कौन मंजूरी देता है? पहला ऑप्शन है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, दूसरा ऑप्शन है विपणन और निरीक्षण निदेशालय कृषि मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग और चौथा है राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर। बताइए कि गन्ने की उचित एवं लाभकारी मूल्य को मंजूरी कौन देता है? इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? तो इसका सही ऑप्शन है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति मंजूरी देती है, इसका ए ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा है चतुर्थक क्षेत्र और चौथा है तृतीय क्षेत्र। बताइए कौन सा सही होगा ऑप्शन?
भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा क्षेत्र है? दिमाग लगाइए मित्रों, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, प्राथमिक क्षेत्र। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? पहला ऑप्शन है पेट्रोलियम उत्पादन, दूसरा है बागवानी, तीसरा है तिलहन उत्पादन और चौथा है आलू उत्पादन। बताइए, स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? दिमाग लगाइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों ये बी ऑप्शन इसका सही होगा, बागवानी। कौन सा सही होगा? बागवानी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है चेन्नई, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है हैदराबाद और चौथा ऑप्शन है नई दिल्ली। दिमाग लगाइए मित्रों कि बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? यह आपको चार ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है, कौन सा सही ऑप्शन है। तो इसका सही ऑप्शन है मित्रों हैदराबाद, हैदराबाद में है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? पहला ऑप्शन है वाणिज्यिक बैंक, दूसरा ऑप्शन है नाबार्ड, तीसरा ऑप्शन है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, चौथा ऑप्शन है ऋण संघ। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा कि जो डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों नाबार्ड। कौन सा सही होगा आंसर? नाबार्ड, ये बी ऑप्शन इसका सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बेहद सरल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। पहला ऑप्शन है 22 अप्रैल, दूसरा है 5 जून, तीसरा है 16 सितंबर और चौथा है 1 दिसंबर। बहुत सरल और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में आ चुका है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है मित्रों, इसका बी ऑप्शन सही होगा 5 जून, 5 जून। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। भाई 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी किस राज्य की थी वो बताना है आपको। तो बेहद सरल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों सी उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक आबादी वाला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण से संबंधित है? पहला ऑप्शन है वायु प्रदूषण, दूसरा ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण, तीसरा ऑप्शन है जल प्रदूषण और चौथा ऑप्शन है मृदा प्रदूषण। बताइए ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण से संबंधित है? क्या सही ऑप्शन होगा मित्रों इन चार में से? ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है मित्रों ग्रीन मफलर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है सन 1970, दूसरा है सन 1972, तीसरा है सन 1973 और चौथा है सन 1980। बताइए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया? दिमाग लगाइए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों सी 1973, 1973। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? पहला ऑप्शन है हमीरपुर, दूसरा ऑप्शन है ललितपुर, तीसरा ऑप्शन है सोनभद्र और चौथा है महोबा। बताइए उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? दिमाग लगाइए मित्रों। तो इसका सही ऑप्शन होगा ललितपुर, बी ऑप्शन इसका सही होगा, बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल संबंधित है? पहला ऑप्शन है क्योटो प्रोटोकॉल, दूसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तीसरा है नागोया प्रोटोकॉल और चौथा है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल संबंधित है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों बी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन परत के संरक्षण के लिए संबंधित है। अगला प्रश्न।
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात कितना है? पहला ऑप्शन है 912, दूसरा ऑप्शन है 943, तीसरा ऑप्शन है 898 और चौथा ऑप्शन है 925। बताइए कौन सा आंसर सही होगा? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात कितना है? तो इसका सही ऑप्शन मित्रों सिलेक्ट करिए कौन सा होगा। तो इसका सही ऑप्शन है ए 912। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है गोवा और चौथा ऑप्शन है केरल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? दिमाग लगाइए मित्रों। तो इसका सही ऑप्शन होगा सर्वाधिक नगरीकृत राज्य जो है वो गोवा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है पीलीभीत, दूसरा ऑप्शन है लखीमपुर खीरी, तीसरा ऑप्शन है बहराइच और चौथा ऑप्शन है सीतापुर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दिमाग लगाइए मित्रों। तो इसका सही उत्तर होगा बी, लखीमपुर खीरी में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? पहला ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन मीथेन, तीसरा ऑप्शन नाइट्रस ऑक्साइड, चौथा ऑप्शन हाइड्रोजन। बताइए कौन सा ऑप्शन ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के अंतर्गत नहीं आता है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? तो इसका सही ऑप्शन है डी, हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पहला ऑप्शन है काजीरंगा, दूसरा है जिम कॉर्बेट, तीसरा है गिर और चौथा है कान्हा। पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इनमें से सही ऑप्शन है बी, जिम कॉर्बेट जो है वो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों। कोलार की खान किस धातु से संबंधित है? पहला ऑप्शन है चांदी, दूसरा ऑप्शन है सोना, तीसरा ऑप्शन है कोयला और चौथा ऑप्शन है बॉक्साइट। बताइए कोलार की खान किस धातु से संबंधित है? सिलेक्ट करिए इसमें से कौन सा उत्तर होगा। तो मित्रों कोलार की खान जो संबंधित है वो सोने से संबंधित है। इसका बी ऑप्शन सही होगा, सोना। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है स्वर्ण भंडार, दूसरा ऑप्शन है फिल्म निर्माण, तीसरा ऑप्शन है पेट्रोलियम भंडार और चौथा ऑप्शन है कोयला भंडार। बताइए मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? दिमाग लगाइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों मुंबई हाई जो है वो पेट्रोलियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। इसका सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रानीखेत नामक स्थान किस राज्य में है? पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। बताइए रानीखेत किस राज्य में है? दिमाग लगाइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, रानीखेत उत्तराखंड में है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। चिल्का झील किस राज्य में है? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है केरल और चौथा ऑप्शन है त्रिपुरा। बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न इसी टाइप के ही प्रश्न आएंगे, इन प्रश्नों को आप रूटीन पे ले लीजिएगा। चिल्का झील किस राज्य में है? तो मित्रों इसका सही ऑप्शन होगा बी, ओडिशा में है। अगला प्रश्न है गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, चौथा है जम्मू कश्मीर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा कि गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों उत्तराखंड। उत्तराखंड गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कोसी नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है पंजाब। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा कि कोसी नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? दिमाग लगाइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, बिहार का शोक है कोसी नदी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है? पहला ऑप्शन है नासिक, दूसरा ऑप्शन है यमुनोत्री, तीसरा ऑप्शन है व्यास कुंड और चौथा ऑप्शन है महाबलेश्वर।
कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दिमाग लगाइए मित्रों, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गोदावरी नदी का उद्गम मित्रों नासिक से होता है। इसका ए ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मथुरा किस नदी के किनारे बसा है? पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है यमुना, तीसरा ऑप्शन है चंबल और चौथा ऑप्शन है हुगली। बताइए मथुरा किस नदी के किनारे बसा शहर है? दिमाग लगाइए मित्रों, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मथुरा मित्रों यमुना नदी के किनारे बसा शहर है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तांबे के लिए प्रसिद्ध खेतड़ी किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है झारखंड और चौथा है उड़ीसा। बताइए तांबे के लिए प्रसिद्ध खेतड़ी किस राज्य में स्थित है? दिमाग लगाइए मित्रों, तो तांबे के लिए प्रसिद्ध खेतड़ी जो है वो राजस्थान में है। इसका ए ऑप्शन सही होगा, राजस्थान। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। भारत के उत्तरी मैदान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा ऑप्शन है सिंधु, तीसरा ऑप्शन है गंगा और चौथा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा कि भारत के उत्तरी मैदान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद सरल क्वेश्चन है, तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों गंगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोलार गोल्ड फील्ड कहां पर है? पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा और चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। दिमाग लगाइए मित्रों कि कोलार गोल्ड फील्ड कहां पर है। ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कोलार गोल्ड फील्ड मित्रों कर्नाटक राज्य में है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है मेघालय और चौथा है त्रिपुरा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा कि कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो मित्रों बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिमाग लगाइए कि कंचनजंगा किस राज्य में है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, सिक्किम में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। भारत की सबसे लंबी नदी है। पहला ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, दूसरा ऑप्शन है गंगा, तीसरा ऑप्शन है गोदावरी और चौथा ऑप्शन है यमुना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बेहद इंपॉर्टेंट और कई परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। तो भारत की सबसे लंबी नदी है मित्रों, इसका ऑप्शन होगा बी, गंगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है, अब देखो इन्हीं राज्यों में से चुनना है कि किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा है पंजाब। बताइए निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? क्लियर करिए मित्रों, इन चार में से कौन सा होगा? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला बी ऑप्शन सही होगा, पश्चिम बंगाल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से पंजाब में कौन सी नदी बहती है? पहला ऑप्शन होगा गोदावरी, दूसरा ऑप्शन होगा यमुना, तीसरा ऑप्शन होगा कोसी और चौथा ऑप्शन होगा सतलुज। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? निम्न में से पंजाब में कौन सी नदी बहती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों सतलुज। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिटमस अम्ल, देखो ये विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन जीवाणु से, दूसरा लाइकेन से, तीसरा विषाणु से और चौथा उपर्युक्त में से किसी से भी नहीं। दिमाग लगाइए मित्रों, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिटमस अम्ल क्षार सूचक जो होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, ये लाइकेन से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है गोलक्रम से होने वाला रोग कौन सा है? पहला ऑप्शन है फाइलेरिया, दूसरा ऑप्शन है फ्लूरोसिस, तीसरा ऑप्शन है इंसेफेलाइटिस और चौथा ऑप्शन है कुष्ठ। बताइए गोलक्रम से होने वाला रोग कौन सा है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन है मित्रों फाइलेरिया, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? पहला ऑप्शन है हृदय, दूसरा ऑप्शन है फेफड़े, चौथा ऑप्शन है गुर्दा और चौथा और लास्ट में ऑप्शन है प्लीहा और तिल्ली। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, फेफड़ा, गुर्दा या प्लीहा में से कौन सा प्रभावित होता है? दिमाग लगाइए मित्रों, तो इसका सही ऑप्शन होगा प्लीहा, तिल्ली प्रभावित होती है, इसको तिल्ली भी कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। पहला ऑप्शन है कीट, दूसरा ऑप्शन है मच्छर, तीसरा ऑप्शन है मक्खी या चौथा ऑप्शन है जूं। प्लाज्मोडियम इसी कारण मलेरिया होता है। मलेरिया का कारण यही है, ये इसी के द्वारा होता है। और दिमाग लगा लिया होगा कि इन चार में से कौन वाहक है इसका, तो इसका वाहक है मच्छर। चूंकि मलेरिया की बात हमने की है तो मलेरिया मच्छर से ही होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा वसा, तीसरा कार्बोहाइड्रेट और चौथा खनिज। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% जो है वो प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। मित्रों, उम्मीद है कि प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करते, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। यदि आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार, साथी तैयारी कर रहा हो तो इस वीडियो का लिंक उस तक अवश्य शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।